नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जजमेंट दिया है और इसमें एक फैसला सुनाया है जिसमें जो प्रोसीडिंग्स थी अपीलेंट के अगेंस्ट में वो क्वैश कर दी है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने डायरेक्ट में ये जजमेंट में कहा है कि एफआईआर लॉन्च होने का मतलब ये नहीं कि जो प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट हो जाती हैं, और एफआईआर लॉन्च होना एक इन्वेस्टिगेशन अलग है, कॉजेस लेना वो अलग है। और यहाँ पर ये एलिगेशंस थी और इस ग्राउंड्स पे केस चला था कि अपीलेंट कंपनी ने एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी किया है गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल से, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉस हुआ है। एक्सचेकर का 8 करोड़ का जो है वो नुकसान हुआ था, और कहा था कि इन्होंने एक काउंटर बिलिंग ड्यूटी है वो नहीं दी है, जिसकी वजह से लॉस हुआ है। अब इसके अगेंस्ट में अपीलेंट का कहना था कि उनको इम्यूनिटी है वो ग्रांट कर दी गई थी सेटलमेंट कमीशन में, और जो कि सेंट्रल एक्साइज एक्ट और कस्टम्स एक्ट के अंदर उनको इम्यूनिटी, जो सेटलमेंट कमीशन है उन्होंने इम्यूनिटी दे रखी थी। और जो गवर्नमेंट के जो दूसरे ऑफिशियल्स थे उनको भी ऊपर भी सैंक्शन था 197 सीआरपीसी के तहत, वो नहीं मिला था। तो ऐसे में यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह से जो प्रोसीडिंग्स चलाना वो मीन्स कोई लीगली वैलिड नहीं है। तो ऐसे में जो प्रोसीडिंग्स थी वो क्वैश कर दी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि अपने जजमेंट में कि इन्होंने मीन्स अपीलेंट कंपनी ने अपील भी डाली थी, उसमें यहाँ पर एक जो कस्टम्स के जो मीन्स कमिश्नर हैं उन्होंने ये जजमेंट अपनी ऑर्डर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो सीवीडी है, जो काउंटर बिलिंग ड्यूटी है, वो होलसेल प्रोडक्ट्स में नहीं लगेगी बल्कि रिटेल प्रोडक्ट्स में लगेगी। और अपीलेंट कंपनी का एक कथन था कि उन्होंने कुछ मतलब अमाउंट जो है करोड़ में 1 करोड़ समथिंग जो अमाउंट है वो रिकवर करना है। तो ऐसे में सारे फैक्टर्स को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग्स थी वो क्वैश कर दी। आइए हम इस जजमेंट के कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पैराग्राफिकली वाइज, और फैक्ट्स को भी देखेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। तो देखिए जजमेंट थी जो कि आई थी 6 सितंबर 2024 को, और ये 17 पेज की जजमेंट है। और इसमें जो क्रिमिनल अपील नंबर है वो 3216 ऑफ 2024, जिसमें अपीलेंट वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड अदर रिस्पोंडेंट बनाया गया है। यहाँ पर अपीलेंट ने जो हाई कोर्ट का जो गुजरात की जो हाई कोर्ट की बेंच का ऑर्डर में हाई कोर्ट थी उसको चैलेंज किया था, जिसमें इनकी जो क्रिमिनल रिवीजन है वो खारिज कर दी थी 397/401। इन्होंने डिस्चार्ज की एक एप्लीकेशन लगाई थी स्पेशल जज के समक्ष, और वो भी स्पेशल जज ने डिसमिस कर दी। तो दो के अगेंस्ट में क्रिमिनल रिवीजन थी वो फाइल की थी। अब उस क्रिमिनल रिवीजन के जो ऑर्डर को यहाँ पर स्पेशली पिटीशन से चैलेंज किया गया था। और यहाँ पर बताया था फैक्ट्स ये थे कि रिस्पोंडेंट ने कहा, सॉरी इट्स नॉट कंपनी, रिस्पोंडेंट ने कहा था, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उन्होंने कहा था कि जो अपीलेंट कंपनी है उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की है। एक जॉइंट डेवलपमेंट कमिश्नर है कंडाला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे KASZ कहा जाता है, और डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स वो भी KASEG है और Z है, उनसे वहाँ पर एक कॉन्स्पिरेंसी की है। और यहाँ पर कहा कि सिर्फ जो अपीलेंट कंपनी ने अपने गुड्स क्लियर करा दिए थे इंडियन मार्केट में, और जो इनवॉइस वैल्यू है कंसर्न ग्रुप्स की वो ही दी थी, और काउंटर बिलिंग ड्यूटी सिर्फ इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स में दी थी, जबकि मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उस पर देनी होती है CVD, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जो नुकसान था वो हुआ था 8 करोड़ का जो है वो नुकसान हुआ था। अब इस एलिगेशंस को देखते हुए रिस्पोंडेंट एजेंसी ने जो एलिगेशंस लगाई थी वो उसकी बेसिस पे अपीलेंट कंपनी के अगेंस्ट में लगाई थी। अपीलेंट कंपनी जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और मैन्युफैक्चर करती थी कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट प्रिपरेशंस के, और एक यूनिट था KASEZ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है कंडाला था, वहाँ पर इनका यूनिट भी था। और प्रोडक्ट्स जो क्लियर करवाने थे KASEZ यूनिट से डोमेस्टिक टैरिफिक एरिया में, जो कि नेसेसरी परमिशंस भी लेनी थी प्रिपेयर्ड अथॉरिटी से। तो याद में बताया कि 3 काइंड ऑफ क्लियरेंसेस लेने थे जो डोमेस्टिक टैरिफिक एरिया से, और ये थे पहले तो क्लियरेंसेस थे जो उनके गुड्स और वेट्स हैं जिनका लेस देन 20 ग्राम या 20 मिलीमीटर है, और
प्रोडक्ट्स जो थे जिनमें अल्कोहल है, और तीसरे थे होलसेल गुड्स, जो गुड्स होलसेल पैक्स में थे। अब 2004 के बाद ऑफिसर्स थे जो कंडाला कस्टम्स के, उन्होंने एक एपीलेंट कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लिया और कहा कि उन्होंने सीबीडी की जो पेमेंट नहीं किया है, और क्योंकि मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो डिस्क्लोज नहीं किया है, जो कि एक प्रोविजंस के मुताबिक स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट के तहत उनको ये करना जरूरी है। और सिर्फ जो उन्होंने इनवॉइस वैल्यू ऑफ सेट गुड्स का ही बताया है, और इससे ये वायलेशन होता है सेक्शन 3 सब पार्ट 2 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, रीड विद सेक्शन सेक्शन 4A सब पार्ट 2 ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट, जिसे सीई एक्ट कहा गया है। एंड जो गुड्स थे वो अपीलेंट कंपनी ने प्ले करा के डीटीए में दे दिए थे, जिसको इंटरसेप्ट किया गया था। रेवेन्यू अथॉरिटीज ने शो कॉज नोटिस इशू किया 108 को, और सेक्शन 28 कस्टम्स एक्ट के तहत, और सेक्शन 11 ऑफ सीई एक्ट के तहत, एंड सेक्शन 124 ऑफ सीए एक्ट के तहत जो है नोटिस किया इशू किया। अब इसके बाद एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड हुई 120 सेक्शन 140 इंडियन पीनल कोड के तहत, और सेक्शन 13 सब पार्ट 1D ऑफ पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, जो कि रिस्पोंडेंट एजेंसी ने की थी, और रेड भी कंडक्ट की गई थी रिस्पोंडेंट एजेंसी द्वारा। और असेसमेंट ऑर्डर जो पास किए गए थे उसमें ये बताया कि एमआरपी पर डिक्लेरेशन नहीं किया गया है, और असेसमेंट ऑर्डर को जो है वो अपीलेंट कंपनी ने चेंज किया था, चैलेंज किया था कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अपील में, और जो थे इसके बाद एलिमेंट ऑर्डर्स आए थे। फिर कमिश्नर जो कस्टम्स अपील्स हैं उन्होंने ऑर्डर्स भी मींस कहा था कि जो कंसर्न गुड्स हैं उनको असेस करना जरूरी है सेक्शन 3 सब पार्ट 2 ऑफ सीटी एक्ट के तहत, और एमआरपी भी बतानी जरूरी है, जो कि रिटेल सेल के लिए, ना कि जो कि बिगर पैकेजेस हैं होलसेल ट्रेड के। और रेवेन्यू अथॉरिटीज ने को डायरेक्शन दी कि कंसिडर करें केस को, और कंसर्न गुड्स जो अपीलेंट कंपनी के हैं और दोबारा से फ्रेश करें, और ऑब्जर्वेशन जो दी गई थी अपने ऑर्डर में। और यहाँ फिर आगे बताया कि क्लैरिफिकेशन जो थी वो ऑफिस ऑफ कलेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी और डायरेक्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने अपीलेंट कंपनी ने बताई, और ये लेटर भी आया और कहा कि अपीलेंट कंपनी ने एक रिलायंस दी, जो रूल 29 है स्टैंडर्ड वेट्स मेजर्स का, उस पर जो है वो रिलायंस किया, और जिसने बताया गया पैक्ट कमोडिटीज रूल्स 1977, और रिलायंस था एक लेटर था 4 जनवरी 2006 का, और अपीलेंट कंपनी 3 एप्लीकेशन थी वो सेटलमेंट कमीशन के समक्ष लाई, और इम्यूनिटी भी ग्रांट कर दी गई सीई एक्ट के तहत और सेंट्रल एक्साइज एक्ट के तहत, और कॉमन ऑर्डर भी आया था। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्लोजर रिपोर्ट भी भेज दी लर्नर स्पेशल जज के समक्ष, लेकिन कोर्ट ने वो क्लोजर रिपोर्ट थी वो मींस रिजेक्ट कर दी, और कहा कि रजिस्ट्रेशन करें स्पेशल केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, और केस जो था वो रजिस्टर्ड हो गया सीबीआई केस नंबर 100। अपील कंपनी ने हाई कोर्ट में गए और एक स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन फाइल की, जिससे वो डिसमिस कर दी गई, और अपीलेंट कंपनी को सुप्रीम कोर्ट भी आया स्पेशली पिटीशन डाल के, और कोर्ट ने कंडोन्ड भी कर दिया डिले को, और उन्होंने कहा कि कॉजनेंस जो है मींस सिर्फ लर्नर सिंगल जज ने सॉरी जो लर्नर स्पेशल जज है उन्होंने सिर्फ कॉजनेंस ही लिया है, और साथ डायरेक्शन ये दे दी कि जो समन्स है वो मींस डायरेक्शन ये दी कि जो सिर्फ समन जो है इशू कर देना अपीलेंट कंपनी को, और एक एप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ ये एप्रोप्रिएट स्टेज नहीं है सुप्रीम कोर्ट की वो इंटरफेयर करे, और लिबर्टी जेल लेकिन दे दी गई अपीलेंट कंपनी को कि वो परस्यू करें और प्लीड करें फॉर डिस्चार्ज जब भी एप्रोप्रिएट टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ द चार्जेस होंगे उसमें मैं डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाएं। और इसके बाद अपीलेंट कंपनी ने एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज भी लगाई स्पेशल जज के समक्ष, और ग्राउंड ये लगाया कि उन्हें ऑलरेडी इम्यूनिटी दे जा चुकी है सेंट्रल कस्टम्स एक्ट के तहत, सेंट्रल एक्साइज एक्ट के तहत और कस्टम्स एक्ट के तहत, और ऑर्डर भी पास हुआ था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सेटलमेंट कमीशन द्वारा, और एक जो जजमेंट्स पर रिलाई किया और कहा कि सिर्फ फाइलिंग एफआईआर पुलिस में समक्ष डाल देना और उसके बाद कोर्ट के समक्ष फॉरवर्ड कर देना, तो ये एक इंस्टीट्यूशन प्रोसिक्यूशन का इंस्टीट्यूशन नहीं माना जाएगा, और कहा कि अपीलेंट कंपनी जो है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है और उस पर पीसीआई एक्ट भी नहीं लग सकता, जो कि
रिस्पोंडेंट एजेंसी ने जो ऑफिसर्स के ऊपर लगाया था और जो जिनके ऊपर लगाया था वो 197 मीन्स कोर्ट ने जो है वो एक्सेप्ट भी नहीं की है उनकी जो कंटेंशंस को रिस्पोंडेंट एजेंसी की, और जो ऑफिसर थे जो के मीन्स स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के जो ऑफिसर्स थे उनके ऊपर भी जो कंटेंशंस थी रिस्पोंडेंट एजेंसी ने एक्सेप्ट नहीं की जब उनको सेक्शन की 197 सीआरपीसी में सैंक्शन मांगी थी वो। और ऐसे में कहा कि अपीलेंट कंपनी को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता अलोन अंडर सेक्शन 120 बी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी में तो 2 से ज़्यादा लोगों की एक्टिविटी होने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कहा कि सिर्फ ट्रांसपेरेंसी का जो है वो बनती ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनको जो है वो मीन्स रिलीफ दिया जा चुका था उसमें, मीन्स जो ऑफिसर्स थे उनको उनके ऊपर मीन्स एक्शन नहीं हुआ था 197 सीआरपीसी के तहत, परमिशन नहीं मिली थी। अब लेकिन यहाँ पर स्पेशल जज हैं उन्होंने डिसएग्री किए थे कंपनी को और डिसमिस कर दी थी एप्लीकेशन को, और कोर्ट ने एक इस डिसमिसल को कोर्ट ने एक रेफरेंस भी दिया सेंट्रल एक्साइज एक्ट का और कहा कि एज पर सेक्शन 4A1 सब पार्ट 1 ये ट्रांसफायर करता है कि जो रिटेल वैल्यू जो प्राइस है कंसर्न गुड्स की वो डिक्लेयर करनी जरूरी है, और सर्कुलर पर रिलाई भी किया और कहा कि जो कंसर्न प्रोविजन ऑफ लॉ है वो उसे इंटरप्रिटेट किया जा सकता है एज डिक्लेरेशन, अगर एमआरपी बताया जाएगी तभी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इसके बाद ऑर्डर आया, एक ऑर्डर आया था जुलाई 2017 का, अपीलेंट कंपनी ने हाई कोर्ट में जो है एप्लीकेशन लगाई और जो ऑर्डर आया था जो कि खारिज कर दी, तो जिसे चैलेंज किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट। और अब यहाँ पर कहा कि ये जब ऑर्डर पास किया गया था तो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने डिसएग्री किए थी कि जो अपीलेंट कंपनी की जो कंटेंशंस थी और रिस्पोंडेंट एजेंसी की जो कंटेंशंस थी वो एक्सेप्ट कर ली थी। अब यहाँ पर कहा कि हमारा जो पहले अटेंशन थी वो ऑर्डर पे आई जो ऑफिस ऑफ कमिश्नर कस्टम्स अपील ने दिए थे, और उन्होंने मैटर था रिमांड कर दिया था असेसिंग अथॉरिटी को कि वो फ्रेश असेसमेंट करे, और उसके बाद कहा कि कोई भी फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुई, और इवन और रिस्पोंडेंट एजेंसी ने भी इसको मींस रिस्पोंडेंट एजेंसी ने भी कंटेंशंस फाइल की थी जो कि काउंटर एफिडेविट था। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ये कोर्ट ने कहा कि सेटलमेंट कमीशन जो था ऑर्डर था एज पर मींस अपीलेंट ने ये आर्गुमेंट दी थी कि सेटलमेंट कमीशन में ने जो अपना एक ऑर्डर दिया था और एज पर सेक्शन 32K के सेंट्रल एक्साइज एक्ट के तहत और पावर्स को परस्यू करने के बाद ये कहा कि सेटलमेंट कमीशन के बाद पावर्स हैं, इक्वल प्रोविजंस हैं कस्टम्स एक्ट के तहत भी, तो सेक्शन 127H के तहत सेंट्रल एक्साइज भी और कस्टम्स एक्ट दोनों के प्रोविजन है, तो दोनों प्रोविजन है पैरीमेट्रिया है टू ईच अदर और सेम टेक्स्ट है, और ये सेक्शन जो है वो एक्सप्लिक्ट बार करते हैं प्रोसिक्यूशन को कि जब उनको इम्यूनिटी ग्रांट कर दी जाए जब प्रोसीडिंग्स जो है वो इंस्टीट्यूट भी हो चुकी हों उनके अगेंस्ट में, तो ये स्पेसिफिकली बार था। और यहाँ पे बताया कि स्कीम सीआरपीसी था उसमें ये बताया गया था कि एफआईआर रजिस्टर होने से ये इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता कि प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएट हो गई है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर जो है कॉम्पिटेंट ऑफिसर द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जो डिटेल प्रोसेस है वो 155 से 176 सीआरपीसी में है, और जब फाइनल रिपोर्ट है वो कॉमन पार्लेंस में ये बताया गया कि चालान जब चार्जशीट सबमिट की जाती है 173 में, तब कोर्ट जो है मींस तभी कॉजनेंस लिया जा सकता है, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि कोर्ट जब बाउंड भी नहीं है इस रिपोर्ट से, और कार्डिनल प्रिंसिपल जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोटेक्टिंग कॉजनेंस है वो कई जजमेंट्स आई थी, इस पर बताया जा चुका है। HR ऋषभ वर्सेस स्टेट, और एक जजमेंट एक और आई थी हीरा लाल भगवती वर्सेस CBI की। तो कई जजमेंट्स को यहाँ पर कोर्ट ने रिलायंस किया, और यहाँ पर बताया कि जो रेशो को डिस्कस करने के बाद ये कोर्ट ने कहा कि जो ये डिस्प्यूट में नहीं है कि कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अपील ने ये मींस फाइंडिंग्स के साथ रिटर्न कर दी थी अपीलेंट कंपनी को कि वो CVD उनको MRP पे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एज पर द इनवॉइस वैल्यू, लेकिन कॉन्सोलेंस सबमिशन जो दी गई है अपीलेंट कंपनी में, और मैटर को जो रिमांड किया गया था असेसिंग ऑफिसर असेसिंग अथॉरिटी को बाय कस्टम्स मींस कमिश्नर जो हैं उन्होंने जब रिमांड किया था, तो यहाँ पर बताया कि अपीलेंट कंपनी ने ये बताया कि उन्होंने रिफंड लेना भी है उन्होंने 1.39 करोड़ का, और
जो उन्होंने रेवेन्यू अथॉरिटीज को दे चुका है, और ये रिस्पोंडेंट एजेंसी ने भी इस पोजीशन को एडमिट कर लिया था काउंटर एफिडेविट में, और उसको लेकिन ऑर्डर को चैलेंज भी नहीं किया रेवेन्यू अथॉरिटीज में, तो इसलिए वो ऑर्डर है वो फाइनलिटी पे आ गया है। और पर अपीलेंट कंपनी ने क्लेम की थी इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर सीए एक्ट, कस्टम्स एक्ट के तहत उन्होंने जो इम्यूनिटी क्लेम की थी, और सर्कमस्टांस में कहा कि कोई फिजिकल लायबिलिटी नहीं है अपीलेंट कंपनी की। और ऑर्डर पास हुआ था 1 अगस्त 2010 में, जो लंदन स्पेशल जज ने और जो कॉग्निजेंस किया था अपीलेंट कंपनी में, वो जो कि आउट नॉट टू बी हैव सस्टेन्ड। तो यहाँ पर यही बताया कि ऑर्डर जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, और उन्होंने कहा था कि एक अपीलेंट कंपनी है जो नॉन एग्जिस्टेंट है, और इसलिए एक मिसयूज रेदर देन अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ है। और यहाँ बताया कि जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन था वो ऑफिशियल्स के अगेंस्ट लेना था KASZ के, जो कि जिन्होंने कहा था कि उन्होंने ऑफेंसेस किए हैं PC एक्ट में, वो भी डिक्लाइन कर दिया गया था कोर्ट में। तो यहाँ एडिशनल फैक्ट ये भी था कि एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज थी वो अपीलेंट कंपनी ने ली थी, जो कि लंदन स्पेशल जज को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ऐसे में जो प्रेजेंट अपील है वो अलाउ की जाती है, और प्रोसीडिंग्स थी वो क्वैश की जाती है। हाईकोर्ट का जो जज ऑर्डर था उसको सेट असाइड किया जाता है, और जो ऑर्डर आया था 1 जून 2010 का, जो कि स्पेशल जज का, उन सबको क्वैश किया जाता है, मींस सेट असाइड किया जाता है। तो पेंडिंग एप्लीकेशन थी उसे भी डिस्पोज किया जाता है। तो ये थी जजमेंट 6 सितंबर 2024 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।